हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सीबीएसई ने क्लास 10 की सिलेबस में क्या परिवर्तन किया है, यानी कि 30% सिलेबस का डिलेशन हुआ था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 का वीडियो डाल रहा हूं कि 30% सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या क्या डिलेशन हुआ है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको 100% समझ में आ जाए कि हमको इस बार क्लास 10 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और अंत में आपको टिप्स बताया जाएगा कि हमें सीबीएसई में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है क्लास 10 है, फिजिक्स है, यहाँ पर हमने केमिस्ट्री का रखा और ये लास्ट में हमारी बायोलॉजी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या डिलेशन हुआ है। तो सबसे पहले लाइट चैप्टर में आइए। तो लाइट चैप्टर को तो एज यूजुअल रखा गया है। कहने का मतलब हुआ कि मिरर है और एक लेंस है, तो मिरर और लेंस को तो यूँ ही रखा गया, उसमें कोई डिलेशन नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आती है, लिखा हुआ है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर नंबर 11 है। तो इस 11 वाले चैप्टर में दो चीज़ को हटाया गया, द ह्यूमन आई को हटाया गया और डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन हो गया। मान के चलिए लगभग इसमें हटा ही दिया गया है, चूँकि बस दो ही टॉपिक इसमें पढ़ने का था, ह्यूमन आई है और डिफेक्ट ऑफ विजन है। तो ये पूरी तरह से मान लीजिए कि हटा ही दिया गया है ना। चूँकि जब ह्यूमन आई आ गया तो ह्यूमन आई तो सबसे पहला स्टार्टिंग उसी से। अब ह्यूमन आई के अंदर जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो पॉइंट ऑटोमेटिक हट गए और हमारे पास आ गया 11.2 जो डिफेक्ट ऑफ विजन है। डिफेक्ट ऑफ विजन में जितनी प्रकार की डिफेक्ट्स हमारी होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और आगे जो भी है वो भी हटा दिया गया। अब आइए, नेक्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में से कहीं कुछ हटाया नहीं गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के आगे एक हमारा 13 नंबर चैप्टर है, 13 चैप्टर, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो है स्टार्टिंग में मैग्नेट के बारे में जितना चीज़ है वो सब पढ़ने का है, यानी मोटर तक पढ़ने का है। यानी मोटर के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है 13.6 हमारा यूनिट को इलेक्ट्रिक जनरेटर में ही सारे टॉपिक्स डाले हुए, एसी हो करंट या डीसी करंट हो या एसी या डीसी में डिफरेंट हो, जो भी सारा कुछ होगा वो इलेक्ट्रिक जनरेटर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ है किताब में वो सारे को हटा दिए गए हैं। और उसके बाद एक पॉइंट और था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें जितने भी बताया गया है कि जो घर में हमारा वायरिंग वगैरह के बारे में जो बताया गया है वो ये चैप्टर को हटा दे, यानी लास्ट दो टॉपिक 13.6 और 13.7 को हटाया गया और इसके पहले जितना भी 13.1 से लेकर 5 तक है वो सारा इसमें पढ़ने का है। मतलब 7 टॉपिक में 2 हटाया, 5 रखने के लिए गया। अब चलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी को मान के चलिए कंप्लीट रूप से हटा दिया गया। इसमें पढ़ने का नाम कुछ भी चीज़ नहीं, क्योंकि जिस ढंग से वो लिखा गया है, हमारे सीबीएसई ने लिख के भेजा है, उससे पता चलता है कि सारे चीज़ यानी 100% हटा ही दिया गया है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी को हटाया ही गया है। आखिर लिखा नहीं कि 100% है, लेकिन जितने भी टॉपिक उसने लिखा वो टॉपिक से पता चलता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी में बिल्कुल हटा दिया गया। ये था फिजिक्स का चैप्टर, बाकी सारी चीज़ आपको पढ़ने। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पहला तो केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें से कहीं कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आपका थर्ड चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल में क्या हो गया, मेटल में बहुत सारा चीज़ पढ़ने का है, रिएक्टिविटी है। तो लास्ट में जो हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल है, पेज नंबर 49 to 52 और कोरिजन है, इसमें है क्या, मेटलर्जी के बारे में पढ़ना कि हम लोग जो है मेटलर्जी यानी ओर्स से मेटल को कैसे निकालते हैं, जैसे कॉपर पायराइट से कॉपर कैसे निकालते हैं, हेमेटाइट से आयरन कैसे निकालते हैं। तो ये सारा चीज़ ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना। पेज नंबर को याद रखिए कि 49 to 52 को बिल्कुल हटा दिया गया है। और कोरिजन यानी आयरन का जो कोरिजन लास्ट चैप्टर है
3.5 हमारा टॉपिक है, पेज नंबर 53 से 54 है, यानी 49 से 54 तक को यानी पूरी तरह से हटा दिया गया। बाकी मेटल का एज यूजुअल टॉपिक जैसे डिफरेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, वो रखा गया है। अब आता है कार्बन एंड कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर से पहले बहुत सारा चीज़ पढ़ना हमारा है। कार्बन के बारे में पढ़ना है ना, मीथेन के बारे में पढ़ना, इथेन के बारे में पढ़ना है, तब वो सब रखा गया है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो ये सब सारा चीज़ है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब पढ़ना है। लेकिन उसके आगे आ जाता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें आपको हाइलाइट ग्रुप का आ जाएगा, डिलाहाइड के ग्रुप का आ जाएगा, है ना, कीटोन का आ जाएगा, ये सारी चीज़ को हटा दिया गया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, ऐसा बात नहीं कि आसान था, लेकिन क्या कीजिएगा, ये क्लास 11 12 11 में पढ़ने का भी है। तो मुझे तो चाहिए कि आप लोग को ये पढ़ भी लेनी चाहिए, आगे आपको काम देगा। अदरवाइज़ यहाँ से तो हटा दिया गया कि जितने भी हमारा हाइड्रोजन ग्रुप का हो या कीटोन, जितना भी पढ़ने का है वो सारे को हटा दिया गया। उसके आगे जो पॉइंट है 4 पॉइंट पर है आपका इथेनॉल है, इथोनोइक एसिड है, पेज नंबर 67 to 76, और सोप भी लास्ट में है। यानी नोमेनक्लेचर के बाद से जितने भी है वो हटा दिए। यानी समझिए कि इस चैप्टर में 70% को हटाइए दिया गया, शुरुआती जो 30% है उसी को रखा गया है। तो इसमें अच्छा कुछ हटाया गया है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सब डिफ़िकल्ट रियली में था। चलिए, अब आपको 2 ही चैप्टर से तो कुछ हटाया गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में तो सारे चैप्टर लगभग ही हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लगभग हटा दिया गया। क्योंकि जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा ये CBSE के द्वारा लिखा गया है, तो इस पॉइंट को हमने देखा तो लगभग समझिए कि ये हट ही चुका है। थोड़ा बहुत प्लांट वलांट का पढ़ने का है, अदरवाइज एनिमल है, ये दोनों मिला करके यानी मान के चलिए ये पूरा डिलेशन हो ही गया, इसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में CBSE ने लिखा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ऐसा NCERT में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट हमारा है वो हटा दिया गया है। तो जब बेसिक कंसेप्ट ही हट गया है तो रहेगा क्या, मतलब कि बुक का 1-2 पेज रहेगा, बाकी को हटा दिया गया। तो मान के चलिए कि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में क्या हटाना चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक NCERT में नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है बुक में, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगभग इसको हटा दिया गया है। स्टार्टिंग के 1-2 पेज आप पढ़ सकते हैं, बाकी को नहीं भेजना। तो ये आपकी थी सिलेबस। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि हमारा सिलेबस का डिलेशन तो 30% अब हो गया है, अब हम इस समय में इसका यूज कैसे करें। तो देखिए, ह्यूमन आई को हटा दिया गया है, तो लगभग आपका जो लेंस है और जो मिरर है वो रखा गया है ना, सबसे बड़ा चीज़ था। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट था, फिर भी इसको हटाया गया है। अब हटाया हो तो जितने सारे चीज़ बचे हुए हैं आप उसको रेगुलरली पढ़ें, चाहे 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें। NCERT की बुक को एक एक लेटर पर ध्यान दें, एक एक वर्ड को ठीक ढंग से पढ़ें, तो आपको सारा क्लियरेंस हो जाएगा और बिल्कुल जो है 100% मार्क्स भी आ जाएंगे। होता है कि हम लोग प्राइवेट किताब को ऊपर मेन टॉपिक जो हाईलाइटेड होता है उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं और अंदर हम पढ़ते नहीं, क्योंकि CBSE में जो क्वेश्चन पूछी जाती है खासकर केमिस्ट्री वगैरह से, वो आपका जो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा आधारित होता है। यानी जो बुक में जो ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, इससे कलर का हो गया है कि नहीं, इससे हम आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला तो उसका कलर क्या होगा, इस ढंग का क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक स्टोरी टाइप के बना कर देता है, जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि जनरली लोग अंदर से पढ़ते नहीं हैं, तो ज़्यादा क्या होती परेशानी होता है। तो इस बात पर अगर आप ध्यान दें और प्रैक्टिस आप रेगुलर साइंस का करें, घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ना है वो पढ़ें, बिल्कुल एवरी डे 1 पेज 2 पेज, एक ही पेज सही है तो 1 ही पेज पढ़े, लेकिन बिल्कुल सही ढंग से पढ़े और दिमाग में उसको क्या कीजिए, कंसेप्ट को लाने की कोशिश, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अगर कंसेप्ट ही नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। सोचिएगा कि हम साइंस में रट के जाके लिखें तो ये पॉसिबल नहीं है। रटना है तो आप ऑब्जेक्टिव को रटिए जो डायरेक्ट लड़ भी सकता है, लेकिन अगर आप चैप्टर के कंसेप्ट को आप समझते हैं तो उम्मीद है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा।
क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप उससे ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में सहायता भी हो जाएगा। लिखने का भी प्रैक्टिस बराबर बनावे, आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट तो हिंदी से इंग्लिश से किसी प्रकार से समझ लेते हैं, लेकिन जब वही बात उसको लिखने की आ जाती है तो लिख नहीं पाते हैं। इसलिए आंसर को लिखने का भी कोशिश करें और किसी से चेक कराएं, टीचर से, कि हमने जो लिखा है क्या मैंने सटीक लिखा कि नहीं। बिल्कुल, तो आपके पास कंसेप्ट अगर होगा तो आप सटीक से लिखेंगे, नहीं तो कभी छोटा लिखा जाएगा तो कभी बड़ा लिखा जाएगा, या तो आप एक ही बात को बार बार लिखेंगे और सही ढंग से आप नहीं लिख पाएंगे। यही होता है। तो इस चीज़ को आप अननेसेसरी सेंटेंस को, वर्ड्स को आप इसको क्या करें, लिख करके आप इसको दूर करें कि हमको जितना वर्ड में आंसर चाहिए वो बिल्कुल सटीक है कि नहीं। और लिखने का हैबिट भी रहेगा, टाइम पर आप लिख पाएंगे। इतना काम अगर करते हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। अब अगले वीडियो में अब हम अगले सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।